ठीक है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग। ठीक है। तो ग्रुपिंग आपका क्या है? दो टाइप की चीजें होती है मेनली। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, स्टूडेंट यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको, जिस टाइप की लैंग्वेज होती है उसी टाइप से है। मैं दो, इनफैक्ट चार फॉर्मूले दूंगा, तो वो आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे आपके। ठीक है। तो इसमें आपका क्या फॉर्मूले क्या रहते हैं? पहला जो फॉर्मूला रहता है आपका, पहला फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन ऑफ m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिटवीन टू ग्रुप्स। अब m प्लस n डिफरेंट क्यों ले लिया? क्योंकि आपका क्या ऐसा है कि एक ग्रुप को आपका क्या m देना है, एक ग्रुप को आपका क्या n देना है। एक तरीके से क्वेश्चन वो हो गया आपका क्या है, दो लोगों को अरेंज करना है, आपका 10 नंबर देने हैं। जैसे एक को पहले नंबर को आपका क्या 6 दिया है, दूसरे को आपका 4 दिया है। तो उसी वजह से मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूँ आपका फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n डिवाइड बाई फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n। ये क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो आप मल्टीनोमियल के थ्योरम के उस कंसेप्ट से, जहां पे आपका क्या x की पावर n1 और y की पावर n2 वाला जो था, उसी से आप रिलेट कर सकते हो। तो पहला आपका फॉर्मूला ये रहता है। सेकंड आपका क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिटवीन टू ग्रुप्स। अब इस केस में आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पहले आपका क्या डिवीजन होगा, देन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका बेस आ जाएंगे आपके पास फैक्टोरियल m प्लस n डिवाइड बाई फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n इंटू दो ग्रुप्स है, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उनको दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या गया आपका? फैक्टोरियल 8। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है, आपका क्या डिवीजन है, तो डिवीजन का मतलब सिर्फ आपका क्या डिवाइड। डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब पहले आपका क्या डिवाइड होगा, देन आपका क्या होगा? आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये आपको कंसेप्ट रखना है। अब उसमें से आपके पर्सन हो या सिर्फ ग्रुप्स हो या बंडल्स हो, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना देखना, डिवीजन का मतलब सिर्फ डिवाइड, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपका क्या जाएगा? आपका डिवाइड के बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। सिमिलरली आपका क्या तीन लोगों में भी ऐसा होगा, सिमिलरली चार लोगों में भी ऐसा होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल के हेल्प से कर देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल दे दिया है आपका, द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 people can be divided into three groups of size 2, 3 एंड 5। इसका मतलब टोटल आपके पास 10 पीपल्स हैं, और कितने ग्रुप्स हैं आपके पास? तीन ग्रुप्स है। एक में आपका क्या 2 पीपल्स आने, एक में 3 आने, एक में 5 आने। तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। ये क्या जाएगा? आपका डिवीजन हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में आपका क्या डिवाइजन की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन होता, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करके ऐसा करके डिवाइड करके उनके बाद उनको तीन टास्क के लिए असाइन कर दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगा आपका? कैन बी सेंट, कैन बी सेंट ऑन थ्री लोकेशन ऑन साइज ऑफ
2 3 और 5। अब उसने डिस्ट्रीब्यूट करके डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट किया, देन उसके बाद सेंड किया है। तो इसका मतलब आपका क्या है, सबसे पहले डिवीजन होगा फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 इंटू तीन ग्रुप्स है, तीन ग्रुप्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या आएगा आपका फैक्टोरियल। क्लियर हुआ दोनों कंसेप्ट सबको? हाँ सर। यस सर। सेकंड कंसेप्ट, इसमें सेकंड कंसेप्ट क्या है, व्हेन ग्रुप साइज इज सेम। इसका मतलब आपका क्या है, एम और एन दोनों आपके क्या है इक्वल हो गए। तो इस केस में आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन 2m ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स इक्वली। अब ग्रुप साइज सेम है, तो मतलब आपका उसमें ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपका क्या है, जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो आपके क्या ट्वाइस काउंट हो जाएंगे। तो उस केस में आपका क्या है, 2 से डिवाइड कर देना, नहीं डायरेक्ट नहीं। तो इस केस में नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे, फैक्टोरियल 2m अपॉन फैक्टोरियल m। अब ये दो ग्रुप साइज सेम है, जितने भी ग्रुप साइज सेम है उतने से मैं क्या कर दे उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो आपका क्या आएगा बाई फैक्टोरियल 2। इसी केस में आपका क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता तो सबसे पहले डिवीजन होता फैक्टोरियल 2m इंटू फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m। ये दो ग्रुप साइज सेम है, ग्रुप साइज सेम है तो आपका क्या है बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 से मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज क्या होते हैं, आपका क्या एनसीआर से उसने दे दिया देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो दोनों में से कोई एक चीज लगाना, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है कि पहले उसने इतने ग्रुप पीपल दे दिए फिर इतने दूसरे दे दिए। तो ऑटोमेटिक ये आपके क्या फॉर्मूलेज आ जाते हैं, आपके क्या जब सिलेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये फॉर्मूले हो जाते हैं। अब गलती कहाँ पे करते हैं स्टूडेंट, आपका क्या पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर दे या फिर पहले सिलेक्शन कर दे फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो दोनों टाइप के फॉर्मूले मत यूज करना, या तो आपका क्या प्रॉपरली आपका क्या है सिलेक्शन वाला फॉर्मूला होगा एनसीआर वाले फॉर्मूले से आप करना, या फिर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन वाले से करना है, किसी एक से करना, दोनों करोगे तो कंफ्यूजन होने का चांस रहता है। तो हमेशा कोशिश करना आपका क्या है ग्रुपिंग वाले कंसेप्ट से ही करना। ग्रुप साइज सेम है, जितने ग्रुप साइज सेम है उतने से मेरे को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो उतने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है उसमें आपके क्या केस आपके क्या रिपीटेड हो जाएंगे। तो बस सिंपल सा इतना कंसेप्ट याद रखना है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक बेसिक एग्जांपल है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 12 टॉयज अमंग 3 चिल्ड्रंस इक्वली। अब इस केस में उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 12 अपॉन इक्वली है, मतलब फैक्टोरियल 4 तीन इक्वल साइज के आगे तो इंटू आपका क्या है बाई फैक्टोरियल 3। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है इंटू फैक्टोरियल 3, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 की होल क्यूब। अच्छा, अब जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो सेम ही कंसेप्ट है, मैं इसको मेथड 2 आप यदि आप लॉजिकली सोचते कि आपका सबसे पहले आपका क्या है, जो स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट चिल्ड्रन 1 है, चिल्ड्रन 1 को उसने 4 दे दिए, तो आपका क्या है 12C4। अब रिमेनिंग कितने बच के आपके क्या 8C4, फिर रिमेनिंग क्या बच गया आपके 4C4। ये आपका क्या एक एक स्टूडेंट को उसने क्या आपका दे दिया है, तो उसके नंबर ऑफ फेज क्या आएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। सिंप्लीफाई करूंगा तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल, तो क्या जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 की होल क्यूब। तो इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला आपका क्या है सेम ही रहेगा। तो ऐसे केस में कंफ्यूज मत होना कि आपका क्या है सिलेक्शन से करना है डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, दोनों मिक्स मत करना, या तो प्योरली सिलेक्शन से करना है या फिर प्योरली डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा कोशिश क्या करना है, आपका ग्रुपिंग वाले कंसेप्ट से ही यूज करना है। सिलेक्शन वाले केस में कुछ गड़बड़ होने का चांस रह जाता है कि आपका कई बार डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना वो रह जाता है आपका। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको?
यस सर। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। क्वेश्चन बेसिक होते हैं लेकिन इसमें क्या कंफ्यूजन होने का चांसेस रहते हैं, इसमें मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ इसमें। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 6 bundles of 12 different toys can be made so that 2 bundles are of 3 toys each, 2 are of 2 toys each, and 2 are of 1 toys। अब उसने मेड ऑफ बोला है, तो इसने क्या बोला है, मेड ऑफ का मतलब आपका क्या डिवीजन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है? डिवीजन। मेड ऑफ में मतलब आपका क्या सिर्फ और सिर्फ बनाना है, लेकिन यदि लैंग्वेज में आ गया आपका कि कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैन बी गिवन अप टू 6 स्टूडेंट, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो बेसिक आपका क्या है, डिवीजन का क्वेश्चन है। तो डिवीजन है मतलब आपका क्या है, 3 ग्रुप्स में बनाने हैं, टोटल 3 नहीं 6 ग्रुप्स में, 6 बंडल्स में बनाने हैं कि 2 बंडल में 3 3 है, 2 बंडल में 2 2 है, 2 बंडल में 1 1। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ फेज फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर। लेकिन जितने ग्रुप साइज रिपीट हो रहे हैं उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 के 2 ग्रुप साइज रिपीट हो रहे हैं बाई फैक्टोरियल 2, 2 के 2 ग्रुप साइज रिपीट हो रहे हैं बाई फैक्टोरियल 2, और 1 के 2 ग्रुप साइज रिपीट हो रहे हैं इसलिए बाई फैक्टोरियल। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। एक क्वेश्चन और करो, मुझे लगता है ये कर लोगे फिर क्लियर हो जाएगा, फिर इसमें कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दूंगा मैं। इन हाउ मेनी वेज 3 teams of 11 players each, 4 teams of 6 players each, and 2 teams for 15 players each can be formed from 87 players। मतलब 87 प्लेयर्स में से इतनी टीम्स बनाने के वेज होते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे फॉर्म का मतलब आपका क्या डिवीजन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्म्ड बोला है, फॉर्म फॉर्म का मतलब बनाना होता है इनडायरेक्टली। उसने ये नहीं बोला कि आपका क्या उनको क्रिकेट खेलने के लिए भेज भेज दिया या फिर ऐसा, उसने सिर्फ फॉर्म बोला है। तो फॉर्म का मतलब ये आपका क्या सिर्फ डिवीजन हो गया एक तरीके से, तो ये गलती होती। तो इसका वेज बनेंगे टोटल कितने आपके काउंट करो कि ये सारे टीम के प्लेयर मिला के 33 प्लस 24 प्लस 30 87 ही है, मतलब टोटल प्लेयर आपके क्या इंक्लूड हो चुके हैं। तो इसके वेज क्या आ जाएंगे, फैक्टोरियल 87 अपॉन 11 की 3 टीम है तो फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल मतलब 11 की होल क्यूब, 6 प्लेयर की 4 टीम है फैक्टोरियल 6 की पावर 4, और 15 प्लेयर की 2 टीम है तो फैक्टोरियल 15 की पावर। अब रिपीट हो रहे हैं ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए भाई 1 बाई फैक्टोरियल 3, ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं भाई 1 बाई फैक्टोरियल 4,
ये पासवर्ड 2 बार रिपीट हो रही है भाई, और यही सेशन का क्या होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? सर एक डाउट था, हम्म। आप कोई छोटे से एग्जांपल से बता सकते हैं कि लाइक ये रिपीट कैसे होगा? लाइक जैसे अब हम इसमें डिवाइड आप कर रहे हैं आप खुद खुद करना, घर पे आप एक बार ट्राई करना कि 4 लोगों को दो दो ग्रुप में बनाने के वेज पर देखना। तो दो दो ग्रुप में बनाओगे, तो दो दो ग्रुप में बनाओगे, जैसे आपने क्या, मैन 1 मैन 2 गर्ल 1 गर्ल 2 ऐसा है। तो इसमें एक ग्रुप बनाओगे, मैन 1 गर्ल 1 का एक ग्रुप, और गर्ल 1 मैन 1 का एक ग्रुप। तो एक ग्रुप में 2 बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ओके सर, तो ठीक है। उस केस में आ रहा है, जबकि 3 और 1 में ये केस वाला नहीं आता इसमें। चलो एक क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, इसमें गलती होने का चांस है। इन हाउ मेनी वेज क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज 45 policemen can be sent for security in 3 different cities in group of 20, 15 or 10 respectively during election campaign। आंसर दो इसका। तो मेरा बस डाउट इतना है कि इसमें फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला सेंट है, तो सेंट है तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। नहीं होगा। फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई नहीं नहीं होगा, होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब इनका ऑर्डर फिक्स है कि पहले पे नंबर पे 20 वाली टीम जाएगी, दूसरे नंबर पे 15 वाली टीम जाएगी, और तीसरे नंबर पे 10 वाली टीम जाएगी। रेस्पेक्टिवली मतलब इनका ऑर्डर आपका क्या है, फिक्स्ड है। तो भले सेंट है, लेकिन रेस्पेक्टिवली आ गया ना, तो फिर इसके जो नंबर ऑफ वे है ना, सेंट के नंबर ऑफ वेज वो एक ही होगा कि पहले नंबर पे ये जाएगी सिटी नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे ये जाएगी सिटी नंबर 2 पे, तीसरे नंबर पे ये जाएगी सिटी नंबर 3 पे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फैक्टोरियल 45, फैक्टोरियल 45 अपॉन फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 10, और यही आंसर होगा। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो क्या थे उसके बेसिक्स वाले सब थे, जिस टाइप के आपके बहुत बेसिक टाइप की चीजें पूछी जाती है। अब इसमें थोड़ी सी कंडीशंस दे देते हैं, कंडीशन पे बेस कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन इसी में दे दिया कंडीशन लगा के साथ में, इन हाउ मेनी वेज 52 प्लेइंग कार्ड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 brothers such that the youngest one wants 10 times of each other। वांट्स बोल दो या फिर गेट बोल दो, एक ही बात है।
इसका आंसर बताओ। आंसर काफी टाइम ले लिया। 52 upon 40 52 factorial upon 40 factorial into 4 factorial का square upon sorry 4 factorial का cube into 1 by 3 factorial गड़बड़ है थोड़ा सा। into थोड़ा 3 सा factorial। गुड, अब ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या नहीं पता है, तो यंग हर ब्रदर्स को एक्स एक्स एक्स, तीन ब्रदर्स को, और यंगेस्ट को क्या है आपका 10x, तब जाके आपका क्या 52 होगा। तो ये क्या आ जाएगा 13x इज इक्वल्स टू 52। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। मतलब ब्रदर्स को कैसे मिलेंगे 4 4 4 एंड 40, इस ग्रुपिंग में मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 4 की होल क्यूब इंटू फैक्टोरियल 40। अब डिवाइड बाई आपके क्या है, यहाँ पे आपका क्या फैक्टोरियल 4 की होल क्यूब 3 बाय आ रहा है, तो बाई फैक्टोरियल 3। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ तक आंसर करेंगे, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आंसर कर देंगे फैक्टोरियल 4, लेकिन फैक्टोरियल 4 भी आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 3 आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो 4 4 4 है वो आपको एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तीन एल्डर ब्रदर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्यों? क्योंकि यंगर ब्रदर को तो फिक्स है कि यंगर ब्रदर को हमेशा आपके क्या 40 मिलेंगे, तो उस केस में तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। और बाकी के जो कार्ड्स है वो रिमेनिंग मुझे किस में करने पड़ेंगे, तीन ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, इसलिए आपका फैक्टोरियल 3 आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 4 की होल क्यूब इंटू फैक्टोरियल 40, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर। किस किस का सही था? गुड, गुड, वेरी गुड। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब इसमें एक एक और करते हैं। इन हाउ मेनी वेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस जे एडवांस में पूछा गया है। इन हाउ मेनी वेज 8 different computers can be distributed in 5 schools so that every school gets at least one computer। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया, सो दैट एवरी स्कूल गेट एटलीस्ट वन कंप्यूटर, मतलब हर स्कूल्स को एटलीस्ट वन वन तो मिलना ही चाहिए। तो अब बताओ क्या डायरेक्ट बनेंगे या केसेस बनेंगे इसमें? सर केसीसी बनेंगे ना। केसेस बनेंगे, चलो करो बड़ा। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ केसेस कैसे बनेंगे। टोटल 5 स्कूल है, स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3,
स्कूल 4 और स्कूल 5, अब कोई भी हो सकते हैं रेंडमली। सबको 1 1 1 1 तो दे दिया। टोटल 5 कंप्यूटर गए। अब रिमेनिंग कितने हो गए आपके पास? 3 हो गए। अब आपके पास चॉइस रहेगी कि जो 3 है वो किसको जाना चाहिए। 3 है वो किसको जाना चाहिए। हो सकता है आपके मूड के ऊपर होगा, 3 किसी एक पर्टिकुलर स्कूल को दे दिया। मान लो किसी आपने किसी एक पर्टिकुलर स्कूल को दे दिया, तो यदि आप परमुटेशन वाले सिलेक्शन वाले से करते हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से स्कूल को दिया है, तो वो वाला झंझट हट जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। इसलिए मैंने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन में आप करो, क्योंकि वहां पे आपको ये केस देखना पड़ेगा कि 5 में से कौन से स्कूल को आप लोगों ने 3 दे दिया। तो वो वाली टेंशन यहाँ पे नहीं रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्टली कर देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, किसी एक को 3 दे दिए, तो मतलब ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएंगे, 4 1 1 1 एंड 1। मतलब इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक स्कूल को आपका क्या है 4 आएंगे, बाकी सबको आपका क्या है 1 1 आएंगे। या फिर क्या हो सकते हैं, 3 में से 2 किसी एक स्कूल को दे दिया, एक किसी स्कूल को दे दिया, मतलब एक इस केस में 3 एक स्कूल के पास आएंगे, 2 एक स्कूल के पास आएंगे, बाकी एक स्कूल के पास 1 1 1 आएगा। या फिर आपके पास चॉइस आ गई तो एक एक अपने स्कूल को दे दिए। तो इस केस में चॉइस क्या बन गया आपके पास, 2 2 2 1 और 1, ये हो गया। तो ये 3 ही केसेस बनेंगे, उसके अलावा केसेस नहीं बनेंगे। तो ऐसे केस में जब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो इस केस में नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 की पावर 4। 1 की पावर 4 4 बार आ रहा है, इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4, प्लस इस केस में क्या है, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 की होल क्यूब। इस केस में फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 की होल क्यूब और फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का तेज क्या जाएगा आपका, फैक्टोरियल 5। यही जाके उसका फाइनल आंसर। क्या किसी स्टूडेंट का था ये आंसर? गुड। अच्छा, अब मान लो यदि कोई बोले कि मैं इसको सिलेक्शन वाले कंसेप्ट से करना चाहूँ, तो सिलेक्शन वाले कंसेप्ट से कर सकते थे। जैसे इसी केस में आपने क्या कर दिया, किसी एक में सेलेक्ट कर दिया, तो 5C1 किसी एक को आपने सेलेक्ट कर लिया, जिसको आपने 4 दे दिया, और उसको आपने क्या दे दिया आपका 8C4। ये स्कूल का सिलेक्शन हो गया, और उसको आपका क्या 4 देने का तरीका हो गया। फिर सबको आपका क्या है, रिमेनिंग आपका क्या है, उसको आपने दे दिया, आपका सबको जितने रिमेनिंग है वो आपको क्या, सबको एक एक देने का तरीका क्या होगा, एक हो गया। लेकिन जब मैं अरेंज करूंगा तो क्या क्या आ जाएगा आपका भाई, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। तो उसी टाइप से ये क्वेश्चन बनाया, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। तो ऐसा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है कि आपका सिलेक्शन वाले कंसेप्ट से करो या डिस्ट्रीब्यूशन से करो, लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन से ऐसे क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें कॉमन केस और रिपीटेशन वाला और सिलेक्शन वाला वो सरदर्दी नहीं बचती, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो ऐसे केस। आया समझ में? सर जो मिडिल टर्म है 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल क्यूब, इसमें डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा? ये मिस हो गया, सॉरी। इसमें आपका डिवाइड बाई 1/3 फैक्टोरियल 2, वो मिस हो गया था। वो क्यों आया था, देखो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया आपका, 3 ये सेम सेम है। तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 होता था, इसमें आपका क्या है, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, क्योंकि 3 3 रिपीट हो रहा है, तो वही केस एक तरीके से हुआ है जो हम लोगों ने आपका क्या मैथमेटिक्स में किया था। तो एम एम 2 बार आ रहे थे ना, तो डिवाइड बाई 2 किया था, वही वाली सिचुएशन हुई है यहाँ पे। तो एक ही बात है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन से करो या फिर सिलेक्शन से करो, लेकिन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि क्या पता चले कि आधी जगह पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया, आधी जगह पे सिलेक्शन लगा दिया। तो इस केस में डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, आपका गलत रहेगा। क्लियर? ठीक है। इसकी एप्लीकेशन होती है, फंक्शन में पढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन को, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एक बार आपके पीजीडी में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो वो डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन पे ही होता है। तो वो हम जब फंक्शन पढ़ लेंगे तो उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ से आएगा, वो आप वहां पे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब एक जैसे ऑब्जेक्ट्स है,
उनका आपका क्या परम्यूट करने का तरीका। जैसे आपका क्वेश्चन कैसे दे रखा है आपका, 4 faces of a tetrahedral dice are marked। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पीजीडीबी में चांसेस कम ही है, क्योंकि ये लेंदी होता है, कैलकुलेशन रहता है, तो इस टाइप का आईआईटी एडवांस में ही पूछा जाता है। मेंस में भी नहीं पूछा जाता ये वाला, तो पीजीडीबी में तो आने का चांस नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आपके मॉडल में शायद एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं। 4 faces of tetrahedral dice are marked with number 2, 3, 4 and 5। The top face being considered as outcome। Then, in how many ways sum of 30 can be obtained in 7 throws। बता दो, कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो एक्सप्लेन कर सकता है इस केस में। कोई भी एक्सप्लेन करने कैसे 30 समझा सकते हैं। कोई भी। सिक्स रो में 26, 27 या 28 कर लिया जाए, उसके बाद क्या रहता है फिर उसमें? इसमें यार केसेस बनाने पड़ेंगे, जिस टाइप से सोच रहे हो उतना जितना सोच रहे हो उससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। इसमें क्या चाहिए, 7 थ्रोज है। अब आप ये सोच रहे थे ना कि x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सोन x7 इज इक्वल टू आपका क्या 30। इससे नहीं बन पाएगा क्योंकि वो वो आइडेंटिकल में था, पहली चीज ये। दूसरी केस, उसमें केस आप सोचोगे कि 25 को आपने दे दिया और उस केस में केसेस बनाओगे तो दिक्कत होगी। तो आपको क्या यहाँ पे केसेस बना के ही करने पड़ेंगे। केसेस कैसे बनाओगे, आपका क्या है 7 थ्रो में आपका क्या है सम आपका क्या है 30 आना है। मतलब इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले केस हाईएस्ट वैल्यू 5 हो, 5 हो, 5 हो, 5 हो, 5 हो, कितना हो जाएगा आपका सम आपका क्या है 25। अब लास्ट दो सम में, लास्ट दो दो थ्रो में मुझे सम चाहिए 5, तो मतलब 2 + 3। तो ये एक केस हो जाएगा। इसमें और कोई केस 4 के साथ में 1 चाहिए, वो वाला केस है नहीं, तो मतलब एक ही केस पाएगा। केस 2 और क्या हो सकता है, पहले 4 डाइस आपके 5 5 5 दे। पहले 4 डाइस नहीं, मतलब कोई भी 4 डाइस आपके 5 5 5 दे। अब रिमेनिंग लास्ट 3 डाइस के सम में आपका सम 10 हो। अब सम 10 होने में मतलब आपका क्या है, 5 को यूज नहीं करना, क्योंकि 5 को यूज करोगे तो वापस से आ जाएगा। मतलब 5 के अलावा बाकी रिमेनिंग से आपका क्या सम आपका क्या है 10 हो सकते हैं। तो केस बनेंगे 4 + 4 + 2, ये केस बनेगा। और केस देखो इसी में 5 + 5 + 5 + 5 प्लस, और क्या हो सकता है आपका 4 + 3 + 3। ये केस आपका क्या है सम आपका 30 हो जाएगा। और उसके अलावा कोई केस नहीं होगा, बाकी सारे केस क्या होंगे आपके रिपीट होंगे। केस 4, कोई भी 3 डाइस आपके 5 होंगे, मतलब रिमेनिंग 4 डाइस में मुझे सम क्या चाहिए 15 चाहिए। अब उसमें मैं 5 यूज नहीं कर सकता, क्योंकि 5 यूज करूंगा तो रिपीट हो जाएंगे। मतलब 4 4 4 इनको यूज करते अब करें तो क्या केस बन सकता है, 4 + 4 + 4 12 + 3, एक ही केस बन सकता है। और कोई केस देखूंगा तो 4 + 4 + 3 + 3, तो इस केस में जो सम है वो आपका 14 हो रहा है। मतलब इस केस में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मतलब एक ही केस बनेगा। 2 वाले केस को लेके करूंगा तो उससे आपके पास सम नहीं आ पाएगा। सिमिलरली केस 4,
5 + 5 2 डाइस हो गए, मतलब रिमेनिंग 5 डाइस में आपका क्या है, सम आपका क्या चाहिए, 20 चाहिए। इस केस में 5 यूज हो नहीं सकता है, मतलब एक ही केस बन सकता है 4 + 4 + 4 + 4 + 4। अब मान लो उसने आपका क्या है, कोई भी मान लो एक 3 भी ले लिया है, तो उस केस में सम क्या जाएगा, 29, मतलब लेस देन हो जाएगा, मतलब और कोई पर्टिकुलर केस पॉसिबल नहीं होगा। तो टोटल कितने केस बनेंगे, 5 केस बने। तो 5 केस है तो इसको अरेंज कर दो, मतलब 7 टॉसेज में कोई भी 5 टॉस आपका क्या है, 5 आउटकम शो करे, एक टॉस आपका क्या है 2 और एक टॉस आपका 3, तो इसके वेज क्या जाएंगे, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 की पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, और ये फैक्टोरियल 5 टाइम्स आ रहा है तो इंटू फैक्टोरियल 5। इस केस में क्या आपका फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2। अब 5 4 बार आ रहा है तो भाई फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल। सिमिलरली ऐसे केस कर लेना और इनटू लास्ट में फैक्टोरियल 7 सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी भी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है, अप्रोक्सीमेट 4 to 5 मिनट्स इसमें लगेंगे। तो 4 to 5 मिनट्स आपके, इतना कोई ऐसा लेंदी क्वेश्चन तुम्हारे पीजीटीबी में आएगा नहीं, इसलिए इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पैटर्न पे छोटा बना के दे सकता है, मान लो 3 डाइस का सम दे देगा, 4 डाइस का सम दे देगा, तो उस केस में पूछा जा सकता है। लेकिन इतना ज्यादा पूछा जा सकता है तो वो आपका एडवांस में था, और ये एक्चुअली ये एडवांस का क्वेश्चन ही था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस का ही टॉपिक है, छोड़ दो। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अगले पे। अभी क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट था। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। अब अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब सारे सारे ऑब्जेक्ट्स आपके क्या सेम है, मतलब सेम टाइप की बुक्स है। 3 बुक्स फिजिक्स की, 4 बुक केमिस्ट्री की, 5 बुक्स मैथ्स की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये होगा। तो अगेन इसमें मैं आपको 2 फॉर्मूले दे रहा हूँ। पहला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेज। ये आपका पीजीडीबी के लिए मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार। कैट में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स can be distributed among R groups. पहला पार्ट, if group may remains empty। या फिर दूसरा क्या बोल सकता है, if no group is empty। या फिर मैं बोलूं each group having at least one object। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? ये हम पढ़ चुके हैं, हिंट दे दिए मैंने, कोई भी हिंट देगा कैसे करेंगे? बेगर्स वाले में बेगर्स मेथड, गुड। ठीक है, वेरी गुड, सही बोल रहे हो, बेगर्स मेथड। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या करना है, आर ग्रुप्स में आपको एन आइडेंटिकल चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है।
तो इसके जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो क्या जाएंगे आपके पास n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन ये हो जाएगा। इनडायरेक्टली इक्वेशन क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन एक्स आर आर ग्रुप से उसमें मुझे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट ईच गेट एटलीस्ट वन एटलीस्ट एनी नंबर मतलब सारे हो सकता है इसको n दे दिया इन सबको 0 0 दे दिया या ऐसा कोई भी केस हो जाए। सेकंड केस में क्या आपका नो ग्रुप रिमेन एम्प्टी मतलब आपका क्या है इसके वेज बनेंगे n माइनस वन सी आर माइनस वन। इस केस में क्या हो जाएगा ये क्या आ जाएगा हर ग्रुप को उसने क्या कर देगा पहले 1 1 दे देगा 1 1 1 1 तो मतलब ये कि आपके पास रिमेनिंग कितने बच n माइनस आर बच जाएंगे। तो अब इनडायरेक्टली n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स को आर ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना तो n माइनस आर प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन तो इससे क्या जाएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन। चाहो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर आप ये वाला किस यूज करो। सजेस्ट करता हूँ कि सेकंड वाला मेथड यूज करना जिसमें एटलीस्ट एक एक दे दो क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाएंगे कि पहले को उसने एक किसी एक को एक दे दिया किसी को दो दे दिया किसी को तीन दे दिया तो उस केस में आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होगा तो ऐसे केस में फिर लॉजिक से ही सोचना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? सर पीछे पहले एक क्वेश्चन दिए थे ना सर 8 कंप्यूटर 5 स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट वो इस डिफरेंट मेथड डिफरेंट था वो 8 आइडेंटिकल होता है ना तो फिर वो बनता है डिफरेंट लिखा था ना उसमें चेक करो 8 डिफरेंट कंप्यूटर लिखा है। डिफरेंट मतलब ग्रुपिंग आइडेंटिकल मतलब आपका बैगर मेथड। अब इसी क्वेश्चन में ये कर लो जैसे इसी क्वेश्चन में सेम आपका करता उसका आंसर क्या आता सेम क्वेश्चन को कर देते हैं नंबर ऑफ वेज in which 8 identical computer अब माइक म्यूट कर लो आप एक बार 8 identical computers can be distributed among 5 schools so each gets at least one। तो अब ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा अब आइडेंटिकल आ गया ना तो मतलब आपका क्या है अभी ये बन जाएगा अलाइक वाला तो मतलब x1 x2 x3 x4 और x5 इसमें आपके क्या 8 है तो सब एटलीस्ट वन है मतलब इसको वन दे दिया 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 तो सबको आपका क्या 5 ऑलरेडी जा चुके हैं मतलब इनडायरेक्टली क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इसकी वैल्यू क्या जाएगी 3 और सो गेट ईच गेट एटलीस्ट एनी नंबर मतलब 0 greater than 0 ये आपका हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे आपके 3 ऑब्जेक्ट्स है 5 स्कूल्स है -1 C5 -1 तो क्या जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका 7C4 का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 क्योंकि 7C4 की वैल्यू क्या आपका 7C3 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू आंसर हो जाएगा 35। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? क्लियर है? हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 आइडेंटिकल एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन सो दैट पहला नो रिस्ट्रिक्शन. सो सेकेंड आपका everyone gets at least one. तो इस केस में आपका क्या 3 स्टूडेंट है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3. इसमें आपने 10 दिए. एनी नंबर मतलब नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ भी ले सकते हैं. 0 0 से बड़ा, 0 से छोटा तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव -1 तो होगा नहीं, मतलब इनडायरेक्टली यही हो गया. तो इसके वे क्या आपके 10 प्लस 3 -1 C3 -1, तो क्या जाएगा आपका 12C2. इस केस में एटलीस्ट 1 मतलब 1 1 1 दे दिया. तो आपका क्या जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, इसकी वैल्यू 7, तो 7 प्लस 3 -1 C3 -1. तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 9C2. दोनों आंसर क्लियर है. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि इस केस में आइडेंटिकल की बजाय डिफरेंट हो जाता तो क्या आंसर होता पहले केस का और दूसरे केस का? 10 क्यूब होता फर्स्ट वाले का. 10 क्यूब नहीं होता, 3 की पावर 10 होता. डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्जेक्ट्स, रिसीवर कौन है? चिल्ड्रन है. और ऑब्जेक्ट्स क्या है? एप्पल्स है. तो रिसीवर की पावर ऑब्जेक्ट होता है. गड़बड़ कर दिया आपने. और सेकंड केस अपन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन से किया था वैसा कि एटलीस्ट 1 1 दिए, तो इसमें केसेस बना के करते. दोनों चीजों में डिफरेंस क्लियर है सबको? तो सेकंड केस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? एटलीस्ट वन मींस हम 3 एटलीस्ट सेलेक्ट 1 करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 1 1 1 दे दिया. अब आपके पास चॉइस है, केसेस बन गए. तो 7 किसी को दे दिया, मतलब 8 1 1 ऐसा दे दिया. फिर आपके किसी को दे दिया 6 2 6 3 1 दे दिया. और क्या हो सकता है? और ऐसे केस बन जाएंगे आपके. यार 7 सर 10C3 into 3 factorial into 3 power 7 कर सकते हैं. केसेस बनाने पड़ेंगे यार उसमें, जितने भी केसेस होंगे ना, क्योंकि बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना. वैसा मतलब हमको लास्ट 7 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करना 3 पीपल को, तो 3 पावर 7 कर सकते हैं क्या? उसमें सब ऐड हो जाएगा. नहीं, 3 की पावर 7 करेंगे तो उस केस में सारे केस आ जाएंगे. रुको, लेकिन नहीं 3 सर, की पावर, रुको रुको रुको, उसमें फिर वो वाले केस नहीं होंगे ना कि आपका क्या दिक्कत आएगी उसमें. 3 की पावर 7 शायद मुझे लगता है गड़बड़ होगा. मतलब हम 3 सेलेक्ट करेंगे 10C3 into 3 factorial. आप ऐसे केस कर दोगे 10C3 into 3 फैक्टोरियल, इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? हर बंदा को एक एक मिल जाएगा पक्का, एटलीस्ट 1 फुलफिल हो जाएगा. बाकी कैसे भी मिल दो तो इट विल बी नो प्रॉब्लम. तो 3 पावर 7 into मल्टीप्लाई किया तो यार रुको, आई डाउट इट कि ये सही है, क्योंकि 10C3 का मतलब आपका क्या है? 3 चिल्ड्रंस को सिलेक्ट करना. 10 में से 3 एप्पल को सिलेक्ट कर लिया आपने जो आपको मिलना है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है. और रिमेनिंग एप्पल को आपका क्या है? 3 की पावर 7. एक बार आप वेरीफाई करके देखना, क्या पता सेम आंसर आ रहा है. लॉजिकली तो मुझे सही लग रहा सर है इसके कि सही अंदर जा रहा है. वो ओवर तो काउंटिंग आ जाएगी ना कि हमारा कोई एक एप्पल है उसको हम पहले तो इन 3 एप्पल्स के अंदर काउंट कर लें, और फिर एक और केस आ जाएगा जिसमें वो ठीक है. हमारा जो बचे हुए एप्पल्स थे उनके अंदर काउंट हो जाए. नहीं, पर उसमें इसने इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 10 एप्पल्स है, तो 10 एप्पल्स में से इन्होंने क्या कर दिया, 3 एप्पल्स को दे दिया और उनको फिर फेंक दिया. वो है ही नहीं. तो रिमेनिंग कितने हो गए? 7 बच गए. तो 7 को डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो लॉजिकली मुझे सही लग रहा है, लेकिन डाउटफुल है अभी, क्योंकि ऐसे ऐसे टाइप से किया नहीं है. नहीं सर मैं और वही कह रहा मुझे हूँ, जैसे सेकंड वाले का भी आंसर लग रहा है. हाँ हाँ, आप भी, मुझे लग रहा है आप सही जा रहे हो. एक बार आप कंफर्म करना, वेरीफाई करके मुझे बताना मुझे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सेकंड पे जो बोल रहे हैं ना, आई थिंक आप ही सही बोल रहे हो. कि लेट से हमारा एक आप जो एप्पल वन है, हम कहते हैं उसको हमने एक बार तो अज्यूम कर लिया कि हमने जो ये 3 अलग से डिस्ट्रीब्यूट करे उसमें आ गया, और उसके पास लेट से चिल्ड्रन वन के पास एक एप्पल बी आया. एक और केस हमारा वो हो सकता है कि हमारा एप्पल बी हमने सिलेक्ट किया इन 3 में से और वो हमने चिल्ड्रन वन को पकड़ाया, और फिर हमारा एप्पल ए जो हमारे बचे हुए 7 थे उनमें से सिलेक्ट होकर आया उसके पास.
ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है सही ही जा रहे हो आप, इस डायरेक्शन में सही जा रहे हो। बाकी एक बार आप वेरीफाई कर लेना। मुझे लगता है कि आप वैभव सही बोल रहे हैं, और इसी हिसाब से होगा कि केसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो कर रहे होते, क्योंकि ऐसा तो कभी किया ही नहीं हम लोगों ने, हम लोग भी हमेशा इसके केस से ही बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला केस नहीं होगा, आप चेक करना, इसमें कुछ कुछ केसेस आपके कॉमन रहेंगे। क्लियर? अच्छा, जैसे ये आइडेंटिकल वाला था, अभी तक ये था आपका डिवीजन था, लेकिन इसमें क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलते, इसको अरेंजमेंट्स बोलेंगे। यहाँ पे आइडेंटिकल में आपका क्या डिवीजन नहीं बोलेंगे, इस केस में अरेंजमेंट हो गए, तो अरेंजमेंट में मैं आपका क्या एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस केस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका क्या है, एन प्लस आर माइनस वन पी आर माइनस वन, ये आपका क्या होगा, एनी नंबर, और एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ये आपका क्या एटलीस्ट वन। तो ये दोनों आपके क्या बन जाएंगे, सेम फॉर्मूला बनेंगे, सेम टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस केस में आप कर सकते हो। इस टाइप के मुझे लगता नहीं क्वेश्चन कराने की जरूरत है। अब इसमें कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये टॉपिक आज जो पढ़ा है ये कैट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैट में मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आने का चांसेस है यहाँ से, तो आप सीरियसली लेना इसको। पीजीडीबी में मुझे लगता है कि आएगा, क्योंकि कैट में यूजुअली पूछा जाता है डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, अलाइक ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, डिवाइजर, इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं इसमें। हाँ, ये इन हाउ मेनी वेज 10 apples, 5 mangoes, and 4 oranges can be distributed among 4 person A, B, C, D, such that पहला, नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, एवरीवन गेट्स एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स। सेकंड, everyone gets at least one fruit of each spices। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूमिंग दैट फ्रूट्स आर ऑल अलाइक एक्सेप्ट द स्पाइसेस, मतलब सेम स्पाइसेस के जो फ्रूट है वो आपके क्या अलाइक है, मतलब आइडेंटिकल है। इनडायरेक्टली मतलब 10 एप्पल्स है, वो एप्पल्स आपके आइडेंटिकल्स है, मैंगोज आइडेंटिकल्स है, ऑरेंजेस आइडेंटिकल्स है। तो इसकी लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से रखना है, उसने 10 एप्पल को डिफरेंट एप्पल भी करके बोल सकता है, आइडेंटिकल भी बना सकता है। डिफरेंट दे रखा है तो फिर डिफरेंट वाले कंसेप्ट से, आइडेंटिकल दे रखा है तो फिर इस कंसेप्ट से। आंसर आ गया? देखो पहले केस में क्या करूं, तीन डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं आपके पास, एप्पल है, ऑरेंजेस है, बनानाज है, तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूं, 10 आइडेंटिकल एप्पल्स को 4 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट करने से मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को मैंगोज को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और ऑरेंजेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका,
5 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, और ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना 4 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। लेकिन टास्क कब कंप्लीट होगा? जब एप्पल भी डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑरेंज भी डिस्ट्रीब्यूट किया और बनाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब तीनों आपके क्या लिंक है, इसलिए आपका क्या है इनटू। सॉल्व कर लेना, आंसर जाएगा। एवरीवन गेट्स एटलीस्ट वन स्पीसीज ऑफ ईच वैरायटी, तो इसके इसमें आंसर क्या जाएगा आपका? 4 देने का आपका क्या जाएगा 10। 6 बच गए आपके, तो 6 को क्या बोल सकता हूँ? 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। और 4 देने के बाद इसका तो एक ही तरीका बन जाएगा, तो इस केस में आंसर क्या जाएगा आपका? 9C3 प्लस 4C3 इंटू 1। ये इंटू है, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको ये कंसेप्ट। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई लोगों। यस सर। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन, इस कंसेप्ट की जो एप्लीकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइड ऑब्जेक्ट है, वो आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। वो इसकी एप्लीकेशन है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा आपका फाइंड द पॉजिटिव नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 20। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या करना है यहाँ पे? x y z और w चार नंबर है, चार नंबर में हम लोगों को आपका क्या है 20 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसने बोला पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? जीरो ले सकता है कि नहीं ले सकता? पॉजिटिव का मतलब आपका क्या है? जीरो नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, z की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, w की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। जब ग्रेटर देन जीरो है तो इस केस में आंसर क्या जाएगा आपका? टोटल वेज 20 माइनस 1C4 माइनस 1, तो क्या जाएगा आपका? 19C3। ये आंसर हो जाएगा सेकंड केस। या फिर क्या कर सकते हो इस केस में? आपका क्या है, इस केस में 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, तो मतलब अब कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड प्लस कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 16। अब x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, w की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसके टोटल वेज क्या रहेंगे? 16 प्लस 4 माइनस 1C4 माइनस 1, तो क्या जाएगा? 19C3। यही इक्वेशन का क्या होगा? आपका आंसर होता है। दोनों आंसर आपके क्या है? सेम रहेंगे। आया समझ में? यस सर। इसी क्वेश्चन में यदि ये पूछता, इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसका आंसर बता सकते थे आप? क्या होता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन? 23 23C3। नॉन नेगेटिव का मतलब है आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब आपका क्या पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। तो मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और w ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू आपकी क्या है? 20। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? 20 प्लस 4 माइनस 1C4 माइनस 1, तो क्या जाएगा? 23C3। वेरी गुड। पीएनसी पढ़ा के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपके बैच में। अभी तक आई थिंक मैंने ट्यूटेड में 7 या 8 बैच पढ़ाए हैं, तो उन सारे बैचेस में सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड आप ही का है इसके हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा नॉलेज है आपका, जैसे जेई के बच्चों के टाइम में जो चीज़ रहती है वैसी है आप लोगों में भी। अच्छा है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से काफ़ी लोग फाइनल लिस्ट में मिले। चलो इसकी कुछ अप्लीकेशंस भी कर देते हैं, कुछ अप्लीकेशंस करते हैं इस पे।
अच्छा टाइम हो गया है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर इसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ आवर का बाकी है, तो यदि कंटिन्यू सैटरडे क्लास होती तो फिर मैं ये कंप्लीट कर चुका होता, लेकिन कोई इशू नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, क्या संडे की क्लास मैं थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट कर सकता हूँ, अर्ली स्टार्ट कर सकता हूँ आप लोगों के? लाइक 2 o'clock से स्टार्ट कर दे 15 मिनट्स पहले, जिससे हम लोग को टाइम मिल जाए, क्योंकि 4 o'clock से मेरी नई दूसरी क्लास होती है, स्टार्ट होती है। सर मेरे लिए ठीक यस है। सर। यस सर। ठीक है, तो आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करके बोलता हूँ, 2 to 4 PM हम लोग कर लेते हैं संडे की क्लास को, जिससे मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा 5 to 7 मिनट एक्स्ट्रा लूँ, क्योंकि 4 o'clock मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाएगा वो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट संडे की क्लास में मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वांट के लिए, आपके आगे के लिए भी रहता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो आपके पास एनालिटिक्स में प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। तो उस टॉपिक को थोड़ा सा आपको सीरियस लेना है, आराम से हम लोग डिटेल्स में करेंगे, जैसे पीएनसी किया वैसे उसी को करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय। थैंक यू सर।